चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज है 6.3। और आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इन ईयर्स। टाइम टी यानी टाइम आ गया, ईयर्स आ गए, और एस्टिमेटेड टू भी एक फंक्शन आ गया यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वोटिंग पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। वेयर एन ऑफ टी इज़ इन थाउजेंड्स, इफ़ एन ऑफ ज़ीरो यानी यहाँ एन ऑफ ज़ीरो की कंडीशन आ गई, इज़ द करंट वोटिंग पॉपुलेशन। यानी जब हम पहली कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, जब आपके पास टी क्या होगा, ज़ीरो, यानी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया वर्किंग, टाइम को ज़ीरो रखेंगे और यहाँ से हमें हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाता है। देन हाउ मच विल बी पॉपुलेशन, जब आपके पास टी जो है वो 3 आ जाए, 3 ईयर्स आप पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी। तो मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज वो दे रहा है, हम ओरिजिनल क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को इसके फंक्शन के थ्रू डील करते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एन ऑफ टी इक्वल टू 100 टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड में डिवाइडेड बाय डी टी है उसको हमने राइट साइड मल्टीप्लाई किया। इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करना, यानी वेरिएबल्स को एक तरफ कर देना, यानी टी वेरिएबल एक तरफ कर दें और एन ऑफ टी जो है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अलग कर दें। अब हम इस पे करते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट में लिखेंगे इस तरह, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। और ये इंटीग्रेशन में हमने इसको लिख लिया दोनों तरफ, 100 टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। देखें ये कैंसिल हो गए, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास ये एन ऑफ टी आ गया। ये क्वांटिटी अब एज इट इज़ चलेगी। अब आपने यहाँ मुझे बताना है कि इंटीग्रेशन कैसे होगी। ठीक है, यानी इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है आपके पास। कुछ स्टूडेंट के जहन में आ रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे या कोई और मेथड भी अप्लाई हो रहा है, ये अब आपकी जो है वो टेक्निक या प्रैक्टिस है। अब मेरे जहन में यहाँ एक मेथड ये है कि अगर हम इस फंक्शन को ऐसे लिख लें, 100 टी, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम इस डिनोमिनेटर को, ठीक है, हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख लें, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो वो -2 हो जाएगा डी टी। अब मैंने यहाँ आपको एक टेक्निक ये बताई थी कि अगर आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो, तो अगर आप सोचें थोड़ा सा, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, क्या बनेगा, आप इसको रफ वर्क में चेक कर सकते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, यानी 2t आपको चाहिए। और यहाँ आपके पास t पड़ा हुआ है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे जो मैंने आपको समझाई है, हालांकि आप प्रीवियसली प्रैक्टिस भी करके आ रहे हैं। एक तो ये 100 एक नंबर है, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लें। सेकेंडली जो फंक्शन है ये भी मैंने आपको पहचान बताई थी कि जिसके ऊपर पावर होती है वो आपके पास एज फंक्शन कंसीडर होता है, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर -2 अलग कर लें और यहाँ पर आपके पास t है। ठीक है, नेक्स्ट अभी तो मैंने अरेंज किया है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हम क्या कर लेंगे 2, क्योंकि हमारे पास हमारे जो डिफ्रेंसिएशन है उसमें t के साथ क्या आ रहा है,
2 आ रहा है। तो अब हम इसको लिख लेंगे इस तरह के 100 और ये हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -2 एज इट इज़। यहाँ अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें बाहर उसको डिवाइड भी कराना होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया और 2 से डिवाइड करा लिया। अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ये पड़ा हुआ है। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2t। अब हम इसको, जब आपको इस टेक्निक को आप याद करेंगे कि फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स डेरिवेटिव, ऐसे ये कंडीशन पड़ी हो तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। ये फार्मूला आपको जहन में आएगा। तो अब हमारे पास ये बन जाएगी कंडीशन n ऑफ t इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 50। और इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे इसको? 1 प्लस टी स्क्वायर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 से डिवाइड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस स्टेप को हम सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। ये -2 प्लस 1 क्या बन जाएगा? -1। तो माइनस में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -50, क्योंकि डिनोमिनेटर में -1 तो नहीं लिखा रहेगा, तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें। और ये जो आपके पास कंडीशन है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी होल पावर है -1। और इसको अब आप रेसिप्रोकल में लिखकर तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, यानी -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया कम्प्लीटली। अब हमारी जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, वो क्या थी वो आप जहन में रखें कि वो हमेशा आपको एक कंडीशन ऐसे देते हैं n ऑफ 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपको क्या पुट करना होता है? टाइम इक्वल टू 0 को पुट करना होता है। तो अब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमें हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलती है, यानी n ऑफ 0 इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी यानी 0 का स्क्वायर प्लस सी। अब आप n ऑफ 0 किसके इक्वल है? 0 के, यानी ये देखिए, तो यानी 0 इक्वल टू -50 यहाँ रह जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 प्लस 0 स्क्वायर 1, तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। अब -50 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो c इक्वल टू 50 हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब आप अपने फंक्शन को लिख सकते हैं कि हेंस जो आपका फंक्शन है n ऑफ t इक्वल टू, वो कैसे आ जाएगा? -50 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें +50, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। जो टी आपके पास गिवन था 3 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ ईयर्स में दिया हुआ है टाइम आपके पास। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक्चुअल पॉपुलेशन क्या आएगी। n ऑफ 3 यानी कि पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू -50 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 50। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 10, ठीक है, और -50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 50। तो ये आपके पास यहाँ बनता है -5, और -5 प्लस 50 होता है 45। यहाँ ये रिज़ल्ट आ गया 45। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? उसने कहा था पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, तो यानी 45,000, ठीक है। ये पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है 4। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है और सिमिलर जो है वो पैटर्न है इसका भी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पढ़ा। एन ऑयल टैंकर अग्राउंड ऑन अ रीफ इज़ लूजिंग ऑयल, यानी एक ऑयल टैंकर है, उसे ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, ठीक है, वो ग्राउंड हो रहा है
और उसका जो रेट है लीकेज का वो आपके पास एज फंक्शन गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और वेयर आर इज़ द रेडियस इन फीट और टी जो है वो मिनट्स हैं आपके पास, आर ये आ गया, टी मिनट्स में एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड द रेडियस, हमें वो रेडियस दायरा बताना है जो वो तेल फैलते हुआ जो है वो एक दायरे की शक्ल ले रहा है, उसमें आफ्टर 4 मिनट्स, यानी यहाँ टी जो है वो 4 हो गया, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखें। और R0 T0 की कंडीशन हमेशा आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ली जाती है। फर्स्ट हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, सेकेंडली फिर हम T=4 की बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी इस तरह बता दूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखें dr/dt, ये ऐसे लिखा हुआ है, या इसको आप r/t/dt लिखते हैं, इट्स अप टू यू। यानी ये किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह, किसी में नहीं लिखा हुआ, तो इस सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना। वो सिंपल यहाँ मतलब क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ r/t। r/t मीन्स के r और t का एक फंक्शन है, यानी रेडियस और टाइम का एक फंक्शन है कि गिवन टाइम में वो जो ऑयल है वो कितना रेडियस में फैल जाता है, कितना बड़ा दायरा बना लेता है, और डिवाइडेड बाय dt, यानी आप रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज आपके पास मौजूद है, हमने अब एक्चुअल क्वांटिटी पे जाना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करें, यानी 100 डिवाइडेड बाय √t² + 9 dt, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो जब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हम इसमें एक हेडिंग डाल लेंगे इंटीग्रेट की। कुछ हेडिंग्स को यूज़ कीजिएगा ताकि प्रेजेंटेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इंटीग्रेशन, अब आप इसको यहाँ देखें d, अब सिर्फ r लिखें या r/t लिखें, इट्स अप टू यू। अब इस यहाँ 100 है, अब 100 को भी आप इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख सकते हैं, और यहाँ सिर्फ आपके पास आ जाएगा √t² + 9 dt, ठीक है। ये सब लिखने की प्रेजेंटेशंस हैं जो आप प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्रूव करेंगे। अब डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो r/t = 100 इंटीग्रेशन 1/, अब यहाँ मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ t², यानी t का होल स्क्वायर बना लेता हूँ, और 9 है 3 का स्क्वायर। मे भी इससे आपको कंडीशन याद आई हो कि हमने इंटीग्रेट कैसे करना है। यहाँ मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन सिखाई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये याद होंगी कि जब अंडर रूट में आपके पास x² + a² हो तो ये सब्स्टिट्यूशन इक्वल होती है x = a tan θ, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल t है, तो हम t के लिहाज से इसको लिख सकते हैं इस तरह कि t² + a², यानी कोई नंबर है, ठीक है यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूशन यानी t = a की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 3, तो 3 tan θ, ठीक है। ये हमने उसको लेट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dt/dθ = 3, और tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है sec² थीटा। तो यहाँ से dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 sec² थीटा dθ, ठीक है। अब आप इस चीज़ को पुट करें अपनी इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन हमारे पास है r/t = 100 एज इट इज़, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ 1। अब आप 1 लिखें या dt की वैल्यू लिखें, देखें अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखना है। मैंने dt साइड पे लिखा हुआ है, dt 1 dt होगा, तो जो dt की वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में आएगी। तो आप इस स्टेप को यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, कि dt की वैल्यू आ जाएगी 3
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपके पास dt की वैल्यू पड़ी हुई है। तो dt वन ज़ा dt करके dt की वैल्यू आपने न्यूमिनेटर में लिख ली, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एज इट इज़। t की जगह पर आपके पास क्या है 3 tan थीटा, यानी 3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। 100 एज इट इज़ है, अभी न्यूमिनेटर भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अंडर रूट को हम सॉल्व करते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो हम इसमें से डायरेक्टली ये 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बताइए कि ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल है। ठीक है, थोड़ा सा जहन पे ज़ोर दें तो उम्मीद है कि आपको याद आएगा कि 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़ अंडर रूट 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद आ गया होगा। अब हम इसका अंडर रूट भी फाइनलाइज कर लेते हैं कि r ऑफ t इक्वल टू 100 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट है 3 और sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec थीटा। देखिए कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, यानी एक sec थीटा हमारे पास रह जाता है। अब हम sec थीटा का इंटीग्रेट सोचेंगे कि sec थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है, sec थीटा डी थीटा। तो अब आपको ये सोचना है कि इसका फार्मूला क्या था। तो sec थीटा के इंटीग्रेट का जो फार्मूला है वो है r ऑफ t इक्वल टू 100 फिर आ जाएगा ln। ठीक है, और sec का इंटीग्रेट होता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा। जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लें। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा मसला आपको क्या फेस करना होगा कि हमने क्या लेट किया है कि t इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है, हमने ये लेट किया था स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी t अपॉन 3। ठीक है, एक तो ये वैल्यू जहन में रखें और एक यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी tan इनवर्स t अपॉन 3। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं क्वेश्चन में ताकि हमारे पास जो है वो r ऑफ t सारा क्वेश्चन हमारा t के फॉर्मेट में चेंज हो जाए, ताकि तभी हम वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे ना यहाँ पर। अब आप सोचेंगे मैम मैंने आपको ये वाला मसला क्यों बताया है, ये तो सारा थीटा था, तो हम आपको वैल्यूज़ जो गिवन है वो क्या हैं t की वैल्यूज़ हैं, तो t है ही नहीं तो हम पुट कैसे करेंगे। तो यहाँ ये आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों रिप्लेस करते हैं। ln एज इट इज़ है, sec भी एज इट इज़ है, थीटा की जगह पे हमने टेंजन इनवर्स और t अपॉन 3 ये पुट कर दिया, और फिर टेंजन की जगह पे हमने t अपॉन 3 पुट कर दिया प्लस c एज इट इज़। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है वो इस फंक्शन बन गया है आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें अब देखें आपको t नज़र आ रहा है ताकि आप पुट कर सकें। तो मैंने आपको पहली कंडीशन जो क्वेश्चन गिवन करता है वो क्या होती है, ये भी याद रखिए कि r ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या लिया जाता है कि जब टाइम आपके पास क्या है 0 है, इट मीन्स कि t को 0 सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो r ऑफ 0 इक्वल टू 100 ln एज इट इज़, बड़ी ब्रैकेट को यूज़ कर लें, sec टेंजन इनवर्स 0 अपॉन 3 प्लस 0 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो यहाँ से हमेशा आपको c मिल जाएगा। ठीक है, टेंजन 0 भी देखें 0 होता है, ये कंडीशन भी 0 है, ये कंडीशन भी 0 है। तो sec 0 जो है वो क्या है, sec को हमें, अब ये भी आपको चले मैं स्टेप पूरा एक कंप्लीट बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ln एज इट इज़, sec एज इट इज़। तो यहाँ 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा 0,
और टेंजेंट इन्वर्स ज़ीरो को हम चेक कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर कि टेंजेंट इन्वर्स ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई। और ये कंडीशन 0/3 ज़ीरो होती है, ये कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी। अब आपको सेक ज़ीरो का आंसर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखें, इस बात को यहाँ समझ लें। सेक का तो बटन आप बच्चे कैलकुलेटर पे ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं आपको। तो सेक जो होता है, सेक थीटा, वो होता है 1/cos थीटा। या आप कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, किसी भी तरह इसको लिख लें। अगर मैं cos को ज़ीरो कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sec ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ cos ज़ीरो की वैल्यू निकालें, क्या आएगी, 1। तो cos ज़ीरो 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाई 1, यानी sec ज़ीरो का आंसर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो यहाँ से ये नहीं, इस पॉइंट से आपको समझ आ गया कि आपने sec के फंक्शन को कैसे डील करना है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको फिर मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, ताकि ऐसे स्टूडेंट जहाँ पे जिन्हें थोड़ा सा मसला हो उनका कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि sec ज़ीरो है, मुझे sec ज़ीरो चाहिए, sec ज़ीरो कर दें 1/cos ज़ीरो। cos ज़ीरो क्या होता है, 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 एज इट इज़, ln ये आ गया 1। अब फिर एक मसला आपको याद रखना है कि ln 1 क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ln ज़ीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 होके भी रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। और r ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो लेके चलें, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस c। तो इट मीन्स के c का आंसर इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब हम जाएंगे, वो जो टाइम 4 की कंडीशन आपके पास दी हुई थी कि जब t जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मिनट्स। व्हेन जो t है वो हमारे पास क्या होगा, 4 मिनट। तो हमने रेडियस बताना है, हम रेडियस की एक्चुअल वैल्यू बताएंगे कि वो कितना बड़ा दायरा टेल जो है वो लीक होने के बाद बना लेगा। तो t4 को हमने अपनी मेन कंडीशन में पुट कर देना है। तो हमारा मेन कंडीशन है r ऑफ t इक्वल टू, अब ये कंडीशन हमने क्या निकाली है, 100 ln। ठीक है, फिर हमारे पास थी sec टेंजेंट इनवर्स t/3 प्लस t/3 प्लस c, और c भी हम निकाल चुके हैं 0। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। t की जगह 4 रिप्लेस कर दिया, 100 एज इट इज़ है ln, और यहाँ sec एज इट इज़ है टेंजेंट इनवर्स 4/3। ठीक है, यहाँ t की जगह 4 आ गया, प्लस फिर t की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस c, और c की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ हमने c की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ बाय कैलकुलेटर इजीली सॉल्व हो जाएंगी। r ऑफ 4 इक्वल टू 100 ln अभी एज इट इज़ है। तो पहले आप देखें, सेक टेंजेंट इन्वर्स को पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, तो टेंजेंट इन्वर्स जो है वो शिफ्ट का बटन दबा के आप टेंजेंट के बटन को यूज़ कीजिए, और 4/3 ये डायरेक्टली आपको एंगल मिल जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 53.13। ठीक है, और यहाँ 4/3 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.33। ठीक है, अब आपको सेक की वैल्यू मैंने निकालने का तरीका बताया है कि ये आप सेक किसके इक्वल होता है, 1/cos के। तो इसको आप 1/cos में करके सॉल्व कर लें। ठीक है, यानी 1, और आप इसको इस तरह लिखेंगे, फ्रैक्शन का बटन आपके पास कैलकुलेटर में मौजूद है, 1 डिवाइडेड बाई cos लिखें, और जो एंगल आ रहा है वो लिखें 53.13, और ब्रैकेट क्लोज करके आप चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 100 ln, ये आ जाएगा 1.66 प्लस 1.33। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसके बाद हम ln का फंक्शन सॉल्व कर लेंगे। प्लस 1.33 करते हैं 1.66 में, तो हमारे पास ये आंसर आता है 2.99। ठीक है, यहाँ से हम ln कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ln 2.99
मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 109.52 फीट। यानी टी जब हमारे पास 4 मिनट यूज़ होगा तो ये हमारे पास इतने फीट का अप्रॉक्सीमेट जो है वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई। ये वर्ड प्रॉब्लम्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत सूटेबल हैं, इसलिए इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मिस्टर मैथ को अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है, जो मुझसे मुमकिन है कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दे सकूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।